हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। एक बार सभी साथी जो ग्रुप डी के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, ग्रुप डी का जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, एक बार सभी साथी कनेक्ट हो जाइए। दूसरा, जो बच्चे सीईटी मेंस से जुड़े हुए हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। सीईटी मेंस पे जो कोर्ट केस चल रहा है दोस्तों, उसकी जो हियरिंग की डेट है वो आ गई है। और हियरिंग की जो डेट बताई गई है दोस्तों, वो आपकी अब रहेगी 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर बताई गई है आपकी। सीईटी मेंस पे जो कोर्ट केस चल रहा है, चाहे वो 56-57 की बात हो, चाहे वो पर्सन रिपीट की बात हो, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात हो, सारी की सारी जो कोर्ट केस में इकट्ठे चले हुए थे, उन सभी की जो हियरिंग है, अगली जो सुनवाई है वो 31 अक्टूबर को होगी। ठीक है, और उससे पहले कोई भी एग्जाम नहीं होगा, चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। 61 ग्रुप के एग्जाम बचे हुए हैं दोस्तों, 61 या 62 ग्रुप के एग्जाम बचे हुए हैं अभी। तो कोई भी एग्जाम 31 अक्टूबर से तो पहले नहीं हो रहा है। ठीक है, और ना ही 56-57 का रिजल्ट आएगा, ना ही 56-57 का रिजल्ट आएगा, और ना ही पर्सन रिपीट के ऊपर, कैंसिल या नॉन कैंसिल के ऊपर अभी कुछ कहेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है दोस्तों 21 और 22 अक्टूबर को। 21 और 22 अक्टूबर को ग्रुप डी का आपका एग्जाम हो रहा है, 100% हो रहा है। सारी की सारी तैयारियां की जा रही है, हो चुकी है कंप्लीटली। अब एंड टाइम पे कोई बीच में आ जाए मामला, राजनीतिक मामला, तो भाई उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो तैयारियां हैं वो 21 और 22 की फाइनल हो रही है। और यहाँ पे कंफर्म इसलिए भी मान सकते हैं आप इस चीज को, क्योंकि एचएसएससी खुद एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहा है। एचएसएससी खुद एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहा है ग्रुप डी का, एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। एनटीए तो एचएसएससी तो ठीक है, पूर्णतः हरियाणा सरकार के अंडर में है मामला, लेकिन एनटीए का केवल हरियाणा का काम देखना काम नहीं है, केवल ग्रुप डी का काम देखना काम नहीं है। एनटी के पास बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे एग्जाम हैं जिनके ऊपर एनटी काम करती है। इसलिए जो डेट एनटी ने फाइनल कर रखी है, जो एचएसएससी ने बता रखी है नोटिस के माध्यम से, उन्हीं डेट में आपका एग्जाम आपका होगा। एनटी के द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब दोस्तों 31 अक्टूबर सभी को डाउट रहेगा, जिसका 56-57 बढ़िया हुआ है वो भी डाउट में रहेगा, जिसका बढ़िया नहीं हुआ वो भी डाउट में रहेगा, चाहे वो आईटीआई वाला बच्चा है तो भी वो डाउट में रहेगा, चाहे वो जेई सिविल का एस्पिरेंट है तो भी डाउट में रहेगा कि मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा, मेरा पेपर बढ़िया होगा या नहीं होगा। सारे के सारे डाउट उसके मन के अंदर रहेंगे, ये चीज आपको पता भी है। यदि एग्जाम पहले हो जाता इन सारी भर्तियों का और प्रोसेस स्टार्ट हो जाता, रिजल्ट आ जाता, तो यहां पर संभावना थी कि ये जो बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये बच्चे क्या कर जाते, सीईटी सी लेवल की जो भर्तियां हैं इसी में अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेते। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। हरियाणा में मेरे हिसाब से मुश्किल से 1 या 2% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जो ड्रीम जॉब है भाई मैं हरियाणा पुलिस में लगना है, तो वो किसी और एग्जाम में नहीं बैठेगा। किसी के मन में ये है कि मैं ग्राम सचिव ही लगूंगा, तो वो और किसी एग्जाम में ना बैठे। मुश्किल से 1 या 2% बच्चे ऐसा मिलेंगे। लेकिन जब तक लग रहा है भाई हरियाणा में रोजगार का मामला आपको पता है कितना बिगड़ा हुआ है, सिस्टम हिला हुआ है, तो हर कोई बच्चा, चाहे वो हरियाणा पुलिस का सपना संजोए हुए है, चाहे वो 5 साल से तैयारी कर रहा है, वो क्या करेगा, ग्रुप डी के इस एग्जाम में अपियर जरूर होगा। मेरी बात से आप शायद सहमत होंगे, एक बार बता दीजिए कौन कौन सहमत है इस बात से कि हरियाणा का हर बच्चा, चाहे वो ग्रुप डी की ही नौकरी क्यों ना हो, मैं ये नहीं कहता कि ग्रुप डी छोटी बात है, लेकिन यदि हम सी और डी में कंपेयर करें तो भाई डी की छोटी ही है, कि हर बच्चा ग्रुप डी में बैठेगा। गेट्स जॉब्स कह रहे हैं मैं कोनी जी, तो भाई आप क्यों नहीं है, अपनी जो सुझाव है, जो आप अपनी बात रखना चाहते हैं, रख दीजिए एक बार। राइट सर, ठीक है। तो भाई हो सकता है गेट्स जॉब्स वाले भाई कि आप 1-2% वाले साथियों में हो, कि आपका ड्रीम जॉब पुलिस है, तो आप केवल पुलिस में बैठोगे, किसी और एग्जाम में नहीं बैठोगे। और शायद कहीं ना कहीं ये नजरिया इस टाइम पे हरियाणा की स्थिति को देखते हुए आपने यदि फैसला ले रखा है तो शायद गलत है, क्योंकि हरियाणा की तसल्ली नहीं है, कुछ भी तसल्ली नहीं है भाई। ठीक है,
तो क्या होगा, ये सारे के सारे बच्चे दोस्तों जो कि बहुत अच्छे थे, जिसका 56-57 में नाम आया है दोस्तों, उसने खुद अच्छी मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके भाई 70, 75, 80 नंबर उसने हासिल किए होंगे सीईटी परी में, तब उसका 4 गुना में नाम आया है। और जो सीईटी परी का जो लेवल था दोस्तों, जो आपका सीईटी परी हुआ था ना, जो सीईटी परी हुआ था, और अब जो ग्रुप डी होगा, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, सेम टू सेम। सीईटी परी का एग्जाम भी दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बोल सकते। जो एग्जाम हुआ था सीईटी परी का, वो आप मीडियम लेवल का, या जो बच्चे थोड़े दिन से लगातार मेहनत कर रहे थे उनको वो आसान ही लग रहा था। अब भी जो एनटीए एग्जाम कराएगी ग्रुप डी वाला दोस्तों, ये ज्यादा हार्ड आने की संभावना नहीं है, पेपर नॉर्मल ही बनेगा, ऐसी संभावना है। बाकी तो भाई एग्जाम वाले दिन पता चलेगा कि भाई बहुत ज्यादा हार्ड रहा या नॉर्मल रहा या मॉडरेट रहा, ठीक है, वो एग्जाम वाले दिन रहेगा। नॉर्मल रहने की संभावना है पूरी की पूरी, या थोड़ा सा मॉडरेट में जा सकता है। भाई 20-30% हमेशा ही आते हैं, वो एचएसएससी ने भी ऐसे कारनामे किए हैं, तो एनटी भी ऐसा कारनामा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों पेपर आसान रहेगा, इसमें जो लोग बैठ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्या है, बहुत अच्छे बैठ रहे हैं, सी लेवल वाले बच्चे बैठ रहे हैं, सी लेवल की जिसने तैयारी करी है वो बैठ रहे हैं इस एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों जो केवल 10th पास बच्चे हैं, जो केवल 10th पास बच्चे हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी केवल ग्रुप डी की है, केवल ग्रुप डी की है, तो दोस्तों ये शायद यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम कर पाएंगे। जो सी लेवल वाले बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे हैं तैयारी के मामले में दोस्तों, मैं सीईटी परी के रिजल्ट के बेस पे ऐसा बोल रहा हूं कि बहुत अच्छे। कुछ बच्चे बोले कि क्या हम अच्छे नहीं है, अच्छे आप भी हो मेरे भाई, लेकिन दोस्तों मार्क्स की हम बात करें, सीईटी प्री स्कोर के आधार पर दोस्तों सीईटी मेंस एग्जाम में बच्चे बैठ रहे हैं, 4 गुना में भी उनका नाम आया है, वो अगले और एग्जामों में भी वो वेट कर रहे हैं कि हमारा 4 गुना में नाम आएगा और हम अच्छा कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों जिन्होंने सीईटी परी में बहुत अच्छी मेहनत करी है और उनका अच्छा स्कोर है, वो भी क्या करेंगे, इस एग्जाम में बैठेंगे जो कि आसान होने वाला है, जो कि ग्रुप डी का होने वाला है, जो कि 21 और 22 अक्टूबर को होने वाला है। तो यहां पर दोस्तों पेपर भी आसान है, संभावना है, तो भी कट ऑफ क्या रहेगी, हाई जाएगी। पेपर आसान है तो कट ऑफ जाने की संभावना हाई है, ये तो है नहीं कि भाई पेपर आसान आया तो भी लो रहेगी, ये चीज आप भी समझते हो। फिर यहां पर ये बच्चे भी अच्छे हैं, पेपर भी आसान है, तो ये बच्चे अच्छा स्कोर इसमें भी लेके आएंगे, अच्छा स्कोर इसमें भी लेके आएंगे। तो यहां पर दोस्तों जो मैं कहूं कि भाई ग्रुप डी वाले जो केवल ग्रुप डी की एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नंबर कट हो जाएगा, और कट ऑफ हाई जाएगी तो भाई उनका नंबर ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो ये कारण मुझे लग रहा है कि भाई कट ऑफ हाई जा सकती है। बाकी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ग्रुप डी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों यहां पर ये नहीं है कि मैं ऐसा बोल दूं कि भाई 100 में से या 95 में से भाई आपकी 85 जाएगी, या इसमें बोल दूं मैं भाई 90 जाएगी, 80 जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आप मान के चलिए, बाकी ऐसा हो जाए तो भी आप घनी बड़ी मतलब ज्यादा आश्चर्य मत लेना उस चीज के ऊपर। जब एसएससी सीजीएल की इतनी हाई कट ऑफ जा सकती है, 60 मिनट में दोस्तों बहुत ज्यादा प्रश्न करने पड़ते हैं, वहां भी कट ऑफ आई गई है, तो मतलब ऐसा भी मान नहीं सकते कि बिल्कुल ऐसे रहेगी, लेकिन नॉर्मली दोस्तों 75 के आसपास हम मान सकते हैं, 75 प्लस के आसपास हम मान सकते हैं यदि ऐसा हुआ तो। यदि भाई ऐसा नहीं होता, सी वाले बच्चे पहले लग जाते, सी वाले बच्चे ग्रुप डी में ना बैठते, तो आप मान सकते थे भाई कि 70 के आसपास, मान के चलिए कि जनरल की मैं बात कर रहा हूं, 70 के आसपास भाई सिलेक्शन जोन में आ सकता था, कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन अब सीईटी सी लेवल वाला बच्चा यदि ग्रुप डी में बैठ रहा है, तो दोस्तों 5-4 नंबर का मामला ऊपर नीचे जरूर होगा, ठीक है। और दोस्तों फिर मामला एक और बात बताओ, जो बच्चे सी वाले हैं, जो बच्चे सी वाले हैं, इन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया, और हम मान लेते हैं कि भाई
अच्छे मेहनती बच्चे हैं ये, इन्होंने मेहनत कर रखी है, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे अपने आप को मानते हैं कंपटीशन में भाई, अपना टाइम दे रखा है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के बेस पे, अनुभव के बेस पे भाई इनका स्कोर ज्यादा आएगा, तो ये ग्रुप डी में सेलेक्ट भी हो जाएंगे। ग्रुप डी में सेलेक्ट हो गई। ग्रुप डी में सेलेक्ट होने के बाद इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर लिया, ज्वाइनिंग कर ली अपनी, ठीक है, सिलेक्शन ले लिया। उसके बाद दोस्तों आपका सी लेवल का एग्जाम भी हो गया। सी लेवल के एग्जाम में भी मामला सुलझ गया, कोर्ट सुलझा देती है, एचएसएससी सुलझा लेती है। तो भाई ये बच्चे जो यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे, जो कि सी के लिए एलिजिबल हैं, ये बच्चे सी लेवल का एग्जाम देंगे और यहाँ पे वो नौकरी हासिल कर लेंगे, यहाँ पे नौकरी हासिल कर लेंगे। यहाँ पे ग्रुप डी की सीट है वो खाली हो जाएगी, ग्रुप डी की सीट खाली हो जाएगी, ये बच्चे तो भाई इसी में बैठेंगे। तो ये दिक्कत भी यहां पे आएगी, जो यदि डी का एग्जाम पहले कर रही है एचएसएससी, डी की भर्ती को पहले एचएसएससी कर रही है, तो ये दिक्कत भी सामने आएगी कि पोस्टें खाली रहेगी। क्या एचएसएससी ऐसा ही चाहती है? क्या हरियाणा सरकार ऐसा ही चाहती है? भाई होता आया है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। इसीलिए नवीन भाई, तभी मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सीट खाली रहेगी और ग्रुप डी की कट ऑफ भी बढ़ेगी। सहमत है या नहीं है? हाँ या ना? एक बार बताइए, सहमत है क्या कमल भाई? बताइए एक बार। गेट्स जॉब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं भाई। वो लिस्ट बन चुकी होगी भाई उस टाइम तक, ये बात देखो, ग्रुप डी की फाइनल लिस्ट लगा दी उन्होंने, और फिर ये 56-57 की लगा रहे हैं। या हम डीवी तक की बुला ले, जो बच्चे सी में बैठते ही नहीं, डी लेवल में बैठते ही नहीं, सी वाला बच्चा डी में बैठता ही नहीं, तो भाई कट ऑफ कम ही जाती और थोड़ा सा भी एक्सक्यूज नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे कट ऑफ हाई जाएगी, 5-4 नंबर का फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, और सीट भी आपकी खाली रहेगी। सी वाला बच्चा दोस्तों ग्रुप डी में मजबूरी में लग तो गया वो, क्योंकि समय की मांग है कि उसकी मजबूरी है ग्रुप डी में बैठना, क्योंकि हरियाणा की तसल्ली नहीं है। लेकिन दोस्तों वो बैठेगा नहीं आराम से, जिसके अंदर जुनून है कि मुझे तो हरियाणा पुलिस में लगना है। गैस जो बड़ा भाई, यदि आप एसआई की तैयारी कर रहे हो ना, आप ग्रुप डी का एग्जाम दे दोगे, लेकिन ग्रुप डी के एग्जाम में आप शांत नहीं बैठोगे। बाद में आपने ज्वाइनिंग ले ली, एक बार आप बेलदार लग गए, आप शांत नहीं बैठोगे। आपका सपना जब एसआई का है ना, तो आप एसआई की तैयारी करोगे लगातार। जब भी एसआई की भर्ती आएगी, आप फटाक से उस एग्जाम में बैठोगे और आपकी ज्वाइनिंग हो गई, तो आपकी ये सीट खाली हो जाएगी बेलदार वाली, जो आपने ज्वाइन करी थी, ठीक है ना। तो ये चीज आपके सामने रहने वाली है, और यही वजह है कि भाई कट ऑफ 5-4 नंबर ऊपर नीचे जा सकती है, ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है। कमल भाई, ग्रुप डी का पेपर पोस्टपोन नहीं होगा, 21 और 22 अक्टूबर को ही आपका पेपर हो रहा है अभी तक। तो कल को क्या कर दे एचएसएससी, हरियाणा सरकार क्या मामला आगे अड़ा दे, भाई वो किसी को नहीं पता। सहमत है तो एक बार थम्स अप करें, लाइक करें फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। महावीर कह रहे अब इस सीईटी को भी मत होने दो। भाई हम कौन होते हैं रुकवाने वाले? मैं तो एक बार भी यहां पे नेगेटिव नहीं बोल रहा कि भाई आप रुकवाओ, मैंने तो कहा ही नहीं भाई आप भर्तियों को रुकवाओ। मैं तो चाहता नहीं, भाई भर्तियां होगी तभी तो मेरे कोर्स बिकेंगे। एक बार बच्चों को मोटिवेशन मिला कि देखो हरियाणा सरकार ने भर्ती कर दी, 10,000 बच्चे भर्ती कर दिए, तो भाई दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि हाँ हरियाणा सरकार भर्ती कर रही है, वो भी किसी प्लेटफॉर्म पर बैच खरीदेंगे, हमारा तो फायदा तब है ना। नहरा सौरभ कह रहे कि ताऊ कोर्स लेना है, भाई केटीडीटी ऐप पे विजिट कर ले, कोर्स आपका चल रहा है। यदि ग्रुप डी के लिए चाहिए तो प्रैक्टिस बैच अपना चल रहा है, ठीक है। गौ माता की जय, बिल्कुल भाई जय। नवीन भाई कह रहे कि ग्रुप डी का पेपर पोस्टपोन होना चाहिए, भाई पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, एग्जाम हो जाए अच्छी बात है, एग्जाम हो जाए अच्छी बात है। नवीन भाई कह रहे हैं कि केटीडीटी ऐप पर एनटीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ सेंड कर दो। भाई नवीन, आज की डेट में केडी सर ने जो आपके नो टेस्ट ले लिए हैं, वो नो टेस्ट के नो टेस्ट की पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। और आप लगातार बार बार कमेंट करते हो, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन भाई इन प्रैक्टिस बैचों के चक्कर में भाई लगातार कभी
पर्सन वहां से कभी उस टीचर को कभी उस टीचर को, बस ऐसे ही सारा दिन लगने जाता है। महावीर कह रहे हैं कि क्वालिफाई है। भाई मैं तो चाहता हूं कि भर्तियां होनी चाहिए, अब करवाना मेरे हाथ में नहीं है। नरेंद्र भाई अभी अलग अलग नहीं बताई एचएसएससी ने, अभी अलग अलग नहीं बताई। योगेश कह रहे बैच बेचन नारायण दे। भाई के करा पैसा दे गुजारा हो रहा है, मैस कुकर बेचो माड़ी वे। अबे मैस कुकर बेचा काम में यो करा तो भाई कोर्स बेचने पड़ेंगे मन तो। भाई आपको अच्छा लगेगा तो आप लेंगे, किसी के धक्के से तो नहीं लेंगे, आपको जरूरत महसूस होगी तो। हाँ नेक्स्ट कोर डेट और भाई 31 अक्टूबर है। एक बच्चा पूछ रहा है 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई है। भाई सुमित कह रहे हैं कि पहले खट्टर खुद कया कर दा कि हम डी की बाद में लेवांगे, तो भाई कया कर दे, लेकिन सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई कि भाई सी वाली कोर्ट में चली गई। अब सी वाला मामला लंबा चलता रहे तो एचएसएससी हरियाणा सरकार कुछ तो करेगी अपना वोट बैंक के लिए, या कुछ भी नहीं करेगी? करेगी ना भाई, कुछ तो हाथ पैर मारेगी। बस वही कारण है। और ये चीज मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले बता दी थी कि ग्रुप डी का एग्जाम किस सिचुएशन में पहले हो सकता है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। लेकिन कुछ बच्चे भाई ज्यादा समझदार होते हैं, जो मतलब थोड़ा सा भी अपना वहां पे पॉइंट समझने को तैयार नहीं थे। कोर्ट की अगली डेट जीतू भाई 31 अक्टूबर है। एक बार सभी साथी भाई समझ में आ गई ये चीजों तो लाइक कर देना, ठीक है। और यदि आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप डी के लिए, तो प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो गया है। मात्र 199 रुपए में सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस की आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। नवीन भाई माफी चाहता हूं आपसे। साहिल भाई मैंने ये चीज बता दी है। अजय भाई कह रहे कि मैं भी को नहीं, कोई बात नहीं भाई, हर कोई हर किसी की बात से सहमत हो ये किसने कहा है? सबके नजरिए अलग अलग होते हैं भाई। मुझे मेरा कोर्स बेचना अच्छा लगता है, वो शायद अजय को नहीं लगता होगा। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हर रोज बोलते ताऊ जी ये वाला बैच आपने बढ़िया चला दिया, ये वाला बैच बहुत कामयाब रहा, इससे हमें बहुत हेल्प मिल रही है। तो भाई सबके अलग अलग नजरिए हैं, और मेरी हर चीज आपको अच्छी लगेगी ये जरूरी नहीं है। सबके अपने अपने नजरिए होते हैं भाई, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट आप सभी को, धन्यवाद।